कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कि प्रतिदिन जब देशना प्रारंभ हो तो देशना का इतना पैगाम तो हमारे चित्त को पहुंच ही जाए कि उसकी स्वीकृति प्रसन्नता के रूप में सामने आ जाए। और यदि ये स्वीकृति अंदर से बनी है तो प्रसन्न भावों से अपने मन को पवित्र करने का उद्देश्य रखते हुए आज हम फिर पुनः प्रारंभ करते हैं। 1 अगस्त से लगभग जो विषय चल रहा, भारत की आज़ादी 47 के पहले क्यों नहीं थी और 47 के बाद हम क्यों मानने लग गए, किन मायनों में भारत गुलाम तब तक नहीं माना जाता रहा जब तक उनके लिए एहसास नहीं हुआ कि फिरंगी आने के बावजूद भी हम आज़ाद नहीं हैं। ऐसा नहीं कि फिरंगी आ गए हों तो लोग अपने आप को गुलाम मानते चले गए हों। वो आने के बाद भी भारत उतना ही आज़ाद था जितना आज अपने आप को महसूस कर रहे हो, और आज भी उतना ही गुलाम है जो 47 के पहले गुलाम महसूस किया जाता था। अब किन मायनों में गुलामी और आज़ादी के बीच एक भेद रेखा खींची जाए, तो हमने पाया कि धीरे धीरे करते भारतीयों को एहसास हुआ कि हम अपने ही बुलाए गए अतिथियों के माध्यम से बंधन में डाले जा रहे हैं। अतिथि देवो भव की जो विरासत इस भारतीय संस्कृति में वसीयत के रूप में प्राप्त हुई है, आज वो वसीयत कलंकित हो रही है। जिन अतिथियों ने हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके हमारे लालित्य को खो दिया, जिन अतिथियों ने हमारी मेहमान नवाजी को गुलाम नवाजी में तब्दील कर दिया, और धीरे धीरे करते भारतीयों के मन में एक भय भी प्राप्त होने लगा कि ये कैसी मेहमान नवाजी, कहीं ऐसा तो नहीं हमें मेहमान नवाजी को अपनी पीढ़ियों के लिए एक ऐसा परतंत्रता का बंधन, एक ऐसा गुलामी का पिंजरा वसीयत में लिख के चले जाएं जिससे हमारी पीढ़ियां हमारे ऊपर ही शक करने लग जाएं। जो हमारे लिए गुलाम बनाने आया है उस पर शक करना फिर भी अलग बात है, लेकिन हम गुलाम हो गए और अपनी ही गलतियों से हो गए। कई सदियों तक हमारी पीढ़ियां हमें दोषी न ठहरा पाए, तब जाकर के धीरे धीरे करके एक तरफ भारतीयों के मन में इस बंधन से मुक्ति की ज्योति जल रही थी, दूसरी तरफ वहीं पर वो फिरंगी तुम्हें और कड़े बंधन में डालने के लिए ज्वाला का इंतजाम कर रहे थे। हम मानते हैं ज्योति हो चाहे ज्वाला हो, दोनों में प्रताप होता है, दोनों में प्रकाश होता है। हम ये भी मानते हैं दोनों में कहीं ना कहीं ऊष्मा के साथ साथ एक ऊर्जा भी होती है, लेकिन ज्योति की ऊर्जा और ज्वाला की ऊर्जा में कौन सा फर्क होता है ये तो शायद आप लोग भी जानते होंगे। शायद वो फर्क इतना ही सा कि ज्योति का प्रकाश हमारे जीवन में एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एक लक्ष्य का जीवन निर्धारित करती है, तो ज्वाला इन सबको ध्वस्त करने के लिए कारण बनती है।
प्रताप और प्रकाश एक जैसा होने के बावजूद भी जब परिणाम अलग अलग हो जाते हैं तो उस परिणाम के भय से ही व्यक्ति ज्योति और ज्वाला के बीच में भेद करने के लिए कारण बन जाता है। आप लोग सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? सोच रहे हैं महाराज 47 के पहले का भारत कैसा होगा? अभी तक पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से कुछ कमी रही होगी। तब तो जाकर के आज़ादी के उस मूल्य को हम उतना नहीं पहचान पा रहे जिस मूल्य को बढ़ाने के लिए आपके पूर्वजों ने अपने बलिदान दिए। तो जैसे ही उनके मन में इस भारतीय विरासत को ध्वस्त करने की ज्वाला दहकाने का मन हुआ, धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा को, भाषा को, चिकित्सा को और भूषा को एक एक करके कानून के माध्यम से अथवा आपके भीतर होने वाले उस खून के माध्यम से जब कोई वायरस प्रविष्ट कर दिया जाता है तो उस वायरस के प्रविष्ट होते ही कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारे ही कारण हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, बाद में जाकर के तन को विकृत करने के लिए कारण बनती हैं, उन्होंने भेजना प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे करते भाषा पे अटैक हुआ, भूषा पे अटैक हुआ। पिछले दिनों बताया भूषा पे अटैक कैसे हुआ कि 1,30,000 मीटर प्रति वर्ष भारत से भारतीय कपड़ा विदेशों में निर्यात होता था और उनके बुरे मकसदों के कारण भारत विदेशी वस्त्रों के आयात के लिए मजबूर हो गया। ठीक है, विदेशी वस्त्रों का आयात जिस भी तरीके से किया और स्वदेशी की क्रांति चलाने वाले उन क्रांतिवीरों ने विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वो मजबूती कुछ मजदूरी के रूप में नजर आई। यदि वो उन अतिथियों की आवभगत करना हमने मंजूर नहीं किया होता तो उन्हीं के सामने घुटने टेकना हमने मजबूर कैसे किया होता। कहीं ना कहीं हमारे उन सांस्कृतिक विरासतों की मजबूती हमने खोई होगी, तब तो जाकर के उन सामने हमने मजदूरी को करते हुए पाया होगा। और हुआ ऐसा, एक के बाद एक भाषा पर, भूषा पर, भावों पर, तो फिर भोजन पर भी उन्होंने अपना कहर बरपाया। जहाँ तक भाषा की बात है, कानून के तहत मातृभाषा में शिक्षा पाना गैर कानूनी है, ऐसे नए नए मकसूदे उन्होंने तैयार किए। भूषा के बारे में हथकरघा उद्योगों को बंद किया। चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद से तो मात्र बहुत लैंडी और बहुत खर्चीला उपचार होता है, ऐसी बात आपके मन में व्याप्त कराई। धीरे धीरे करके आपने भाषा भी उनकी अपनाई, शिक्षा भी उनकी अपनाई, चिकित्सा भी उनकी अपनाई, और धीरे धीरे भाव तो उनके हो ही रहे थे, इसी बीच में भूषा भी उनकी अपनाने के लिए आप मजबूर हुए। अब बात थी भोजन की। कोई भी देश का भोजन वहाँ की आबोहवा, वातावरण, जलवायु और वहाँ के लोगों की प्रकृति के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन प्रकृति, वातावरण और जलवायु को ध्यान ना देते हुए यदि दूसरे की प्रकृति और जलवायु को ध्यान रख करके उनके भोजन को अपना लिया जाता है तो ठीक ऐसा होता है जैसे हम पाने जाएं गर्मी में हवा और मिलने लग जाए लू।
है तो हवा। भूख लगी हो और भूख लगने पर कुछ भी खाने के लिए तैयार बैठे हों, लेकिन खाते जाएं जहर, तो फिर क्या होगा? भूख से भी मरते, लेकिन जहर से मरने की जब बात आ गई, कुछ लोग ये कहने लग गए भूख से मरने में ज़्यादा त्रास है, जहर से मरने में ज़्यादा त्रास नहीं है, तो जहर ही खाते जाओ। क्या आप ये मान करके कि जहर से मरने में आसानी है, जहर खाना स्वीकार करोगे? कि भूख के त्रास को सहन करने के लिए आप तैयार हो गए? भारतीय संस्कृति कभी भी जहर की आसानी को मंजूरी नहीं देती, भले भूख के त्रास को सहन करने में अपनी सहन शक्ति का विकास क्यों ना हो, ये मानने के लिए तैयार रहती है। भोजन के बारे में भी उन्होंने आपके ऊपर कहर बरपाया। जैसा भाषा, भूषा, चिकित्सा और शिक्षा के बारे में आप उनको फॉलो करने के लिए मजबूर हुए, तो भोजन के बारे में भी आप उन्हीं को फॉलो करने के लिए मजबूर हो गए। सिर्फ मात्र भोजन की वस्तु नहीं, भोजन का समय भी। सिर्फ मात्र भोजन का समय ही नहीं, भोजन के बीच में अंतराल को भी आप समझ नहीं पाए। एक के बाद एक आपके दिमाग में वो चीज़ें थोप दी गईं जिसको आप मॉडर्नाइज होने के जिद में स्वीकार करते चले गए। एक शब्द आता है डिनर। डिनर समझते हैं? डिनर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, ये सारे भारतीयों के मन में बात थोप दी गई है कि डिनर का मतलब रात्रि भोजन होता है। किसी भी भारतीय ने डिनर को इंग्लिश की डिक्शनरी में खांकने की कोशिश की कि डिनर का मीनिंग क्या होता है? आज सब उठा के देखना अपने घर में जा कर के, और नहीं हो तो अपनी मोबाइल की डिक्शनरी में देखना कि डिनर का असली मीनिंग क्या होता है। तो आप पाएंगे DINNER डिनर। इसका जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका मीनिंग और उसकी परिभाषा सामने लिखी आएगी। द मेन मील ऑफ द डे, आइदर आफ्टरनून और इवनिंग। दिन का मुख्य भोजन, चाहे दोपहर में हो चाहे वो शाम को हो, उसका नाम डिनर होता है। और आप लोग क्या मानते हैं? कैंडल लाइट में होने वाला भोजन का नाम डिनर होता है। मतलब कितने बाकी सारी चीज़ों के लिए तो आप तहकीकात करने की कोशिश करते, कोई गुरु के माध्यम से वचन मिल जाए और हमें पालन करने की बात आए तो 10 बार ऊपर नीचे होने की बात करते, लेकिन ऐसे फिरंगियों के माध्यम से आपके अंदर वो गुलामी के बीज बो दिए गए, लेकिन उन बीज से हुई खरपतवार को तुम छांटने की कोशिश भी नहीं कर पाए, और डिनर का नाम और डिनर का मीनिंग तुम रात्रि भोजन में पहचान पाए। आज जाके पढ़ लेना सब लोग और बता देना अपने बच्चों को कि डिनर का मीनिंग रात्रि भोजन होता ही नहीं है। मतलब जिन्होंने भोजन के डिनर शब्द को दिया वो भी नहीं चाहते थे कि तुम रात्रि भोजन करो, वो भी नहीं चाहते कि तुम मध्यम लाइट में, कैंडल लाइट में जाकर के और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। और जब डिनर का मीनिंग रात्रि भोजन नहीं होता, तभी तो ब्रेकफास्ट का मीनिंग सामने आता है। ब्रेकफास्ट समझते हो? क्या समझते हो आप लोग? सुबह का नाश्ता। बहुत अच्छा। पहले इस ब्रेकफास्ट शब्द को ब्रेक करो। ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट। फास्ट का मतलब तो आप समझते हैं, फास्टिंग करते ना, उपवास। उपवास को ब्रेक जो किया जाता है उसका नाम ब्रेकफास्ट होता है। अब उपवास कब हो? दिन में उपवास हो तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट कैसे? इसका मतलब रात्रि में उपवास हो तब जाके उसको ब्रेक किया जाए, उसका नाम ब्रेकफास्ट होता है। तब जाके डिनर और ब्रेकफास्ट ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधाभासी न बन करके पूरक बन के चलते हैं। डिनर का मीनिंग द मेन मील ऑफ द डे, आइदर आफ्टरनून और इवनिंग, और ब्रेकफास्ट का मीनिंग ब्रेक द फास्ट।
जो आपने रात में किया था। रात्रि में उपवास हो, उसको तोड़ने का नाम ब्रेकफास्ट है, जो सुबह आप करते थे। और रात्रि में उपवास क्यों हो? क्योंकि डिनर का मीनिंग ही था दिन का मुख्य भोजन, जो या तो दोपहर में किया जाए या शाम को किया जाए। लेकिन भारतीय सरफरे उन फिरंगियों की जिनको सरफरोशी की तमन्ना उनमें नहीं आई, लेकिन पता नहीं उनके फरोश को अपने सर पे लिए घूम रहे हैं कि डिनर का मीनिंग रात्रि भोजन होता है और ब्रेकफास्ट का मीनिंग सुबह का नाश्ता होता है, ऐसा सुनने लग गए। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते अपने बच्चों के लिए, मोटी मोटी फीस दे के पढ़ाते, और अपनी भाषा को बेचने के नाम पर अंग्रेजी की मिल्कियत उनके दिमाग में थोपते। लेकिन उस अंग्रेजी पढ़ने के बाद इतनी सी तुम्हें बात समझ में नहीं आ पाई कि जिस भोजन का स्पेलिंग और मीनिंग हमें सही रूप में जानना चाहिए था, उसी को आज तक हम सही रूप में नहीं जान पाए। हम फिर बताएंगे इसका मीनिंग एक बार और। अभी तो चूंकि शुरुआत हमने की है उस विषय की, जिस विषय के बारे में आपको जानकारी बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं जानकारी होने के कारण ही आप आधुनिक होने की जिद में आध्यात्मिक नहीं बन पाए। आधुनिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों विरोधी होती हैं। ये बात हमने कब सीखी? शायद तब सीखी जब हम ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि फिरंगियों ने जो हमें दास्ता लिखी है वही सही हमारा रास्ता है। अब देखो, ये तो होगा समय की बात। फिर बात आती है भोजन किस वस्तु का हो, कब हो, क्यों हो, कितने अंतराल के साथ हो और कैसे हो। आप लोग सुन रहे हैं। इसलिए क्योंकि भोजन की बात सुन करके तो रामायण में आपने देखा होगा कुंभकर्ण की भी नींद खुल गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।